बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे मजाज है सबके? जी वालेकुम अस्सलाम वरीशा, क्या हाल है? माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ, आपकी दुआएं हैं। और सुनाएं, इंटीग्रेशन की दुनिया में हम कहाँ तक पहुँचे थे? इंटीग्रेशन हमने कहाँ तक डिस्कस की थी, ताकि उसके आगे से आज हम कुछ पढ़ सकें। जी बच्चों, 6.10 ऐसा ही है। यस, 6.10 और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गई थी। वाह, जबरदस्त, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, बहुत अच्छी बात है। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 6.11 पर। ठीक है, ओके। ठीक है, एक्सरसाइज 6.11 हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। एक नई दुनिया है ये भी, जैसे आपने 6.10 में पढ़ा एरिया के बारे में, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। एंड इसको ऐसे कर देते हैं। 6.11 में आपसे कहा जा रहा है, सबसे पहले जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है, फाइंड द solution of each find the solution of each of the following differential equations satisfying the given conditions। अब ये सवाल मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए ना तो बड़े पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रिवर्स प्रोसेस आज हमने सीखना है, तो जब आप सीखेंगे तो आपको ही बड़ा पसंद आएगा। ठीक है बेटा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, tx 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुड वी स्टार्ट? सब सुन रहे हैं? ज़रा एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दें ताकि सबकी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे जाहिर हो जाए और मैं बेहतर तरीके से आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, देन हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड, फाइन 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 जनाब। तो ऐसा है कुछ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, गौर से समझना है अपने तमाम बातों को। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है? एनी आइडिया? बेशक गलत बताएं, लेकिन कुछ बताने की कोशिश करें। इसके नाम से लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा है, चले समझ में आती है बात। अच्छा, जोया कह रही हैं एक्स वाई टी पर डिपेंड करते हैं। बेटा वो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं। चंदा, वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, याद है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कोशिश करो बताने की। और कोई? डिफरेंशियल, इस वर्ड से क्या पता चल रहा है बेटा? चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था आपको। क्या किया था चैप्टर नंबर 4 में? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, dx और dy दोनों होते हैं, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैंने बताया था, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी चीज का तो हम क्या कहते हैं? हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। हम एक वर्ड यूज करते हैं डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग। तो बेटा जब किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, यानी किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया जाए, तो जब किसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है?
जिस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया जाए, जिस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया जा चुका हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और आपको पता है कि जब आप किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उस इक्वेशन में dy अपॉन dx मौजूद होता है, ऐसा ही है। तो ऐसी इक्वेशन हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर dy अपॉन dx मौजूद हो, यानी उसका डेरिवेटिव लिया जा चुका हो, उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बताएं, ये बात क्लियर हुई? आपने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इज इट यस? ठीक है बेटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमारी हो गई। अब सवाल में क्या करना है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्या मतलब है इस बात का? कह रहे हैं कि आपको जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही हैं उनका सॉल्यूशन निकालना है आपने, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन का मतलब है, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, यानी ये कंडीशन को ओबे करेगा, y की जगह 0 और x की जगह 1 रखना है हमने। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी इक्वेशन में x की वैल्यू रखें तो वो इक्वेशन का आंसर 0 के बराबर आ जाए, y की वैल्यू रखें तो सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाए, इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो इनका भी यहाँ यही मतलब है कि जो वैल्यूज इन्होंने दी हुई है कि हम सॉल्व करने के बाद x की जगह y की जगह पुट करेंगे। ठीक है, अब जो सेंटेंस में कहने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने निकालना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसमें से dy अपॉन dx को रिमूव कर देना। क्या मतलब हुआ? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें से dy अपॉन dx को क्या कर देंगे आप? रिमूव कर देंगे। dy अपॉन dx नजर नहीं आना चाहिए, खत्म कर देना। सही है? If anyone say that solve the differential equation, that it means to remove dy by dx from that equation, to get rid of dy by dx from that equation. क्लियर हो रही है बात? यहां तक क्लियर हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? उसमें से dy अपॉन dx को रिमूव कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। यस और नो? ओके, ठीक है बेटा, आप सुने। अब कैसे इससे जो है वो निजात हासिल करेंगे हम dy अपॉन dx से? सुनिएगा, हमने यहां पर लिख लिया dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। सही है बेटा? अब इस इक्वेशन में से हमने dy अपॉन dx को रिमूव करना है, तो इसका तरीका क्या है? देखें, उसका तरीका ये होता है, हम लिखते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। बेटा क्या आपको लोगैरिथम का चैप्टर याद है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था? किस किस को याद है लोगैरिथम? जी बेटा, लोगैरिथम किस किस को याद है? चैप्टर नंबर 3 हुआ करता है मैट्रिक में। लोगैरिथम के क्वेश्चंस में जब हमें x निकालना होता है और हमारे पास लेफ्ट पर लॉग होता है, तो हम क्या लेते हैं? दोनों तरफ एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग क्यों लेते हैं? एंटी लॉग क्यों लेते हैं? क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पर भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन
एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है, एक दूसरे के रिवर्स रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो अगर हमें dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव को रिमूव करना है तो डेरिवेटिव किससे रिमूव होगा? इंटीग्रेशन से रिमूव होगा। दैट्स वाई हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? इंटीग्रल ले लेते हैं। तो बेटा लेफ्ट पर आपके पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx, हम dy अपॉन dx के साथ भी इंटीग्रल लगा देंगे। ये देखें इंटीग्रल लगा रहे हैं dy अपॉन dx के साथ, और राइट पर भी हम इंटीग्रल लगा देंगे जो कुछ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रल लगा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखें ये dx डिवाइड में है, ये राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा? इंटीग्रल dy। ये dx उधर चला जाएगा, यूं हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और dx। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब इंटीग्रल dy आपके पास एज इट इज रहा। यहां पर 3 वैल्यूज है, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। तीनों को अलग अलग लिख लेंगे इंटीग्रल और dx के साथ। इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 3x dx प्लस इंटीग्रल 5 dx। ठीक है, लेफ्ट पर जो इंटीग्रल y है वो इंटीग्रल dy है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहां अगर आप देखें फर्स्ट इंटीग्रल में तो 2 कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा है 2 कांस्टेंट जो होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो हम इसको बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? इंटीग्रल x स्क्वायर dx। ठीक है, और -3 बाहर निकालेंगे, -3 बाहर निकालेंगे इंटीग्रल x और dx। ठीक है, प्लस 5 को बाहर निकालेंगे बेटा। जब 5 को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रल में क्या बचेगा? dx बचेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है बेटा? सब बताएंगे एक्टिवली। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास में आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, मैथ्स की क्लास वो क्लास होती है जिसमें जब तक स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होगी बात क्लियर नहीं होती। ओके गुड। अच्छा अब क्या करेंगे? अब हम फाइनली इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम यहां पर लिखना है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। सही है, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मुझे बताएं dy का इंटीग्रल क्या होता है? लेफ्ट पर जो लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dy? यस, dy का इंटीग्रल y होता है, तो हमने यहां लिख दिया y इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? जल्दी जल्दी टाइप करते जाइएगा चैट में। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 3 होता है। ठीक है बेटा, -3 ऐसे ही रहा। एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? जाहिर सी बात है इसकी भी पावर में +1 करेंगे। बिल्कुल बेटा शाबाश। इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 ऐसे ही रहा। बेटा dx का इंटीग्रल क्या होता है? dx का इंटीग्रल x होता है। अब मैंने आपको बताया है कि जब पूरी इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाए और उसमें एक भी इंटीग्रल बाकी ना रहे, उसके बाद आप +c लगाते हैं, तो आप यहां पर लगा देंगे +c। आपने इंटीग्रेट दोनों साइड्स पे किया है, लेफ्ट पे भी किया है राइट पे भी किया है, बट बेटा c एक दफा लगता है। c सिर्फ ये बताता है कि आपने इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया है, तो आप एक तरफ लगाएंगे +c। ठीक है, अब इन सवालों में आपने क्या करना है? 6.11 के सवालों में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के सवालों में, कि जब आपके पास +c तक बात आ जाए तो आपने इसको नाम दे देना है बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद आप क्या करते हैं? इन सवालों में जरूरी है कि जो c है ना कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी यहां पर पुट की जाए। इसकी वैल्यू यहां पर पुट की जाए, इसमें c भी निकालना होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर c, और c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है हम c कैसे निकाल सकते हैं? सवाल में कोई तरीका है आपके जहन में कि भाई इस तरीके से c निकल जाएगा? जी
सॉरी, सी कैसे निकाल सकते हैं बेटा? एग्जैक्टली अब समझ में आ रहा है कि हमें हाँ बेटा, सारी वैल्यूज को लेफ्ट पे तो शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बेटा। सी होता क्या है? सी कांस्टेंट होता है ना, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, डेरिवेटिव लेते वक्त हम क्या करते हैं कि भाई जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है ना वो जीरो है, हम ये कंसीडर करते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो जीरो हो जाता है, अब इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम प्लस सी खुद लगा देते हैं और हम कहते हैं कि वो खोया हुआ सी है जो वहां पर खो गया था, वहां पर क्या हो गया था, गायब हो गया था, उसको हम वापस ले आए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव लेते वक्त सी जीरो हो जाता है, सी को हम खत्म कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन में उसको वापस लाते हैं, तो इसलिए प्लस सी लिखते हैं। तो अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखें, स्टार्ट में आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज दी जा रही थी, एक्स वन और वाई जीरो, ये इसीलिए दी जा रही थी। अब ये हमने इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है, इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग, क्या है वैल्यू? एक्स वन है, वाई जीरो है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, y है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर y की जगह हम क्या पुट करेंगे? y की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 आ गया, इक्वल टू 2। फिर बेटा x की जगह क्या पुट करेंगे? 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 3। फिर -3 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5। फिर एक्स की जगह क्या आएगा बेटा? एक्स की जगह आएगा 1। यस वरीशा, यू आर राइट बेटा, एक्स की जगह 1 आएगा, ठीक है, और प्लस का सी। तो हमने एक्स और वाई की जगह उनकी जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी हैं। अब क्या करेंगे? अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट पर जो है वो 0 चलता रहेगा ऐसे, बस ये 0 ऐसे ही चलता रहेगा। राइट पर आप देखें तो राइट पर ये 2 ऐसे ही रहेगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसका आंसर वही आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली 2/3। आगे बढ़े, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 ज़ा 3, तो ये हो गया 3/2 यानी माइनस का 3/2, ठीक है। फिर प्लस 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा +5, और आगे लिखा हुआ है प्लस का सी। अब हमें नजर आ रहा है कि हम आसानी से, बहुत आसानी से सी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तमाम को हम पहले यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पर, ठीक है। प्लस का 2/3 इधर आके माइनस का 2/3 हो गया, माइनस का 3/2 इधर आके प्लस का 3/2 हो गया, प्लस का 5 इधर आके -5 हो गया, और यहाँ बचा सी, ठीक है। इनका एलसीएम ले लें, 3 2 और 1, इसके नीचे 1 है, 3 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? यस, 3 2 और 1 का एलसीएम बिल्कुल 6 आएगा। अब आपको पता है जब एलसीएम आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसका उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो गया -4, प्लस फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 3 3 ज़ा 9, माइनस का 5 इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा आप देखें, -4 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और प्लस का 9 अपॉन सी इक्वल टू सी। -9 + 9 क्या होगा? 0 अपॉन 6 इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं करवाया, सही कहा आपने। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलिए, -30 और -4 मिलकर -34, और प्लस का 9 ऐसे ही रहा अपॉन 6 इक्वल टू सी। ये कितना हो जाएगा? 34 में से 9 निकाल दें आप, तो बचेगा -25 अपॉन 6, यानी कि बेटा सी की वैल्यू आपके पास आ गई -25 अपॉन 6। मैंने कहा था ना ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। तो बेटा इस सी की वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर
नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू 2x³ अपॉन 3, y इक्वल टू 2x³ अपॉन 3 एंड माइनस 3x² अपॉन 2, माइनस 3x² अपॉन 2 प्लस 5x और प्लस c। तो अब प्लस c लिखा हुआ है लेकिन c की वैल्यू माइनस में है, तो हम लिख देंगे -25 अपॉन c। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। अब आप देखें उन्होंने हमसे क्या कहा था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि उसमें से dy अपॉन dx को रिमूव कर दें। तो देखें इस इक्वेशन में आपको dy अपॉन dx नजर नहीं आएगा, हम dy अपॉन dx को रिमूव कर चुके हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है आपके पास। ठीक है, क्लियर है बात। मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूँ एक एक स्लाइड, अगर आपने इसको कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आप इसको कैप्चर कर लें, और कोई सवाल है तो प्लीज करें। जी ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अच्छा वरीशा, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट एंड लास्ट। ये माइनस से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हुआ है बुक में, मगर लेफ्ट पर माइनस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट पर भी माइनस होना चाहिए था। बुक में जिस अंदाज से आंसर उन्होंने दिया है, आंसर यही वाला है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि लेफ्ट पर पॉजिटिव हो और बाकी सबके साइन चेंज हो बेटा। तो अगर राइट पर आपको तमाम साइन उसमें चेंज नज़र आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है बोथ साइड्स पे, तो इसके अकॉर्डिंग वाई के साथ भी माइनस आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आगे भी कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम आएगी ऐसी, देखिएगा इस एक्सरसाइज में। चलें, सेकंड हम इसका डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको आसान लग रहा होगा बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मुकाबले में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल हो सकता है गलत हो। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक है, पेपर में आने वाले सवाल हैं ये सब। फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको सॉल्व करने को कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो, यानी उसमें से dy अपॉन dx को रिमूव करना हो, तो आप इंटीग्रल लगाते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy अपॉन dx और इंटीग्रल x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने किया था कि मैं dx को उठाकर बेटा राइट पर ले गया था। ऐसा मैंने क्यों किया था बताएं, ऐसा करने की क्या वजह थी? dx को मैं राइट पर ले गया था एग्जैक्टली ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि बेटा इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी होता है कि अगर ये x वाली वैल्यूज लिखी हुई है ना बेटा, तो उसके आगे dx होना चाहिए। y वाली वैल्यूज लिखी हुई है तो y वाले के साथ dy होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दो दो जो सिंबल है ना, ये इंटीग्रल में साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीग्रल लेने के लिए dx जरूरी है, सही कह रहे हैं आप लोग। और दूसरी चीज एक सिंपल सी याद रखिएगा, बहुत बच्चों वाली चीज है वो, कि भाई x वाले एक तरफ होने चाहिए और y वाले एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो हमने x वाले एक तरफ करने होते हैं, इसमें y वाले एक तरफ करने होते हैं, सेम वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए। तो बेटा dx को उठा के मैं राइट पर लाऊंगा यहां पर भी, तो मेरे पास लेफ्ट पर बचेगा इंटीग्रल dy और राइट पर बचेगा इंटीग्रल x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर, x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर और dx, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल dy ऐसे ही रहा। अब यहां पर जो दो टर्म्स है उनको अलग अलग लिख देंगे, इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल 3 अपॉन 2x स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल x dx माइनस, बेटा ये 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को तो हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्या हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ले सकते हैं या उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा? जी क्या ख्याल है? बिल्कुल, इसको नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा। इंटीग्रल के लिए जरूरी है कि जब आप पावर रूल लगाएं, उसमें पावर में प्लस वन करें, तो वो जो वैल्यू है वो ऊपर लिखी हुई हो ना, तो एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, ये एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ठीक है। चले, इंटीग्रल डी वाई आपके पास ऐसे ही है, ये तमाम चीजें अब सेट हो चुकी हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं, dy का इंटीग्रल क्या होता है, y, dy का इंटीग्रल y इक्वल टू x का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल, ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, बिल्कुल एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू, और इसकी भी पावर में प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, और नीचे भी हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, और बेटा प्लस का सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू और प्लस वन बराबर होता है माइनस वन के, और नीचे भी माइनस वन प्लस का सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री अपॉन टू, और बेटा ये जो एक्स की पावर माइनस वन है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये नीचे आके हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस का सी, ऐसा ही होगा। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन वन का। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, एनी प्रॉब्लम?
एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? आवाज कट रही है बेटा मेरी? आवाज ओके? नहीं, मैं खुद चुप हुआ था अभी बीच में, तो शायद आपको ऐसा लगा कि आवाज कट रही है। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा जरा पॉज लेने ना, बहुत देर हो गई बोलते हुए, ठीक है ना, तो ऐसा ना हो कि फिर वो बाकी क्लासेस के लिए गला ही ना बचे, इसलिए थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली थी ताकि आप लोग इस वक्त तक सोच भी लें कोई आपको कुछ पूछना है तो, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं निकालने जा रहा हूँ सी की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई पुट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू, क्या है एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है? x है 1, y है 2, x है 1, y है 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। y की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, y की जगह 2 लिख दिया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की जगह 1 है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 2, प्लस 3 अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स है तो एक्स की जगह 1 आ गया, प्लस का सी, सही है। अच्छा, 2 ऐसे ही रहा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया, 3 अपॉन 2 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये 3 अपॉन 2 ही हो जाएगा, प्लस का सी। 2 ऐसे ही रहा बेटा, यहाँ पे इन दोनों को रखते हुए मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, ये सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस का, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 2, ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस का सी। 2 ऐसे ही रहा, 1 प्लस 3 क्या होता है? 4, 4 अपॉन 2 प्लस का सी, 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 2 के बराबर होता है, प्लस का सी, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 इक्वल टू सी, तो सी किसके बराबर हो गया? 2 माइनस 2 0 के बराबर, ठीक है, क्लियर है बात? सी बराबर हो गया 0 के। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट 0 हो, यानी कांस्टेंट हो ही ना। हमने डेरिवेटिव के इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतने क्वेश्चंस किए हैं कि जिनके अंदर कांस्टेंट था ही नहीं। तो जब कांस्टेंट था ही नहीं तो इंटीग्रेट करते वक्त वापस किसको बुलाएंगे? किसी को भी नहीं बुलाएंगे, दैट मीन 0 होगा कांस्टेंट, सही है। अब हम सी की जगह पुट कर देंगे 0 और लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 वन जा 3 कर लेते हैं, 3 अपॉन 2x प्लस सी, 3 अपॉन 2x प्लस का सी, और सी है 0, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2x एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, यानी उसमें से dy अपॉन dx को खैराबाद कह दिया। ये देखें, स्टार्ट से देख लें, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी बेटा। ओके नेक्स्ट। यस करें, 3 करें, नेक्स्ट। एंड अनदर वन, ये लीजिए लास्ट। ठीक है जनाब, अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें हमसे फरमाया जा रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस साइन x y इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू 0। सही है। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको भी डील कर लेंगे हम आराम से। लिखते हैं हम इसको dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस साइन x। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप चाहें तो आप पहले ही अलग कर सकते हैं इनको। मैं इस सवाल में इस तरह करके दिखा देता हूं कि x वालों को आप पहले ही अलग कर दें, x प्लस साइन x, और dx को उधर ले जाएं। ठीक है, यानी x और y वालों को एक तरफ आप पहले स्टेप में भी कर सकते हैं, अभी तक हम दूसरे में करते आ रहे थे। फिर दूसरे स्टेप में आप टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड करते हैं, तो कोई इशू नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले रहे हैं। इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया। अब इंटीग्रल डी वाई ऐसे ही रहेगा हमारे पास लेफ्ट पे। इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू, राइट पर देखें दो वैल्यूज हैं एक्स और साइन एक्स, दोनों का अलग अलग करके लिखेंगे। इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रल वाई, एक्स का इंटीग्रल आपको पता है, अभी आप इतनी देर से मुझे बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? यस, साइन एक्स का इंटीग्रल बिल्कुल माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सब कुछ इंटीग्रेट हो गया। अब तो हम लगा देंगे प्लस का सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, और ये cos x प्लस का c, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वही काम करना है हमने। क्या करना है? हमने x और y की वैल्यूज पुट करनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखते हैं यहां पर फॉर c, पुटिंग x इक्वल टू, क्या है x? x 0 है, y 3 है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये। y की जगह हमारे पास क्या आएगा इसमें? y की जगह 3 आएगा, तो ये हमने लिख लिया 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब 0 का स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद माइनस कॉस एक्स है, तो हम लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह 0 और प्लस का सी। ठीक है, 3 इक्वल टू, अब देखें 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, और 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही हो जाएगा। माइनस कॉस 0 दुनिया जानती है किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक है जी, वेरी गुड जोया। कॉस 0 1 के बराबर, प्लस का सी। अब 0 को तो इग्नोर कर देंगे बेटा, -1 उठकर लेफ्ट पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 इक्वल टू सी, और 3 प्लस 1 4, तो सी किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। ठीक है, ये आ गई आपके पास सी की वैल्यू। अब इस सी की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे, तो क्या लिख देंगे? नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, वेरी गुड बेटा वरीशा, वेरी गुड। इक्वेशन 1 में क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स, और प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? 4, तो लिख देंगे प्लस का 4।
ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, बताएं क्लियर हुई बात? सबको ओके, कोई इशू तो नहीं है? देखना है, पीछे देखना है, बैक करूं? ओके ओके, दिखा देता हूं मैं। ये लीजिए, देख लें। डन, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, 4 पे आते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 cos 2x y पाई बाय 4 इक्वल टू -1। ये हमें दिया हुआ है। अब देखें ज़रा इसमें डिफरेंस क्या है पिछले सवालों में और इसमें, क्या चीज़ आपको डिफरेंट लग रही है इसमें? मैं जब तक सवाल कॉपी कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 cos 2x, क्या डिफरेंस है? कुछ इसके अंदर अलग लग रहा है आपको? y की दो वैल्यूज नहीं है बेटा, देखो इसका मतलब पता है क्या? देखो अभी तक आपको किस तरह देते आए, आपको ऐसे देते आए y इक्वल टू 3 वैन x इक्वल टू 0, ऐसे ही दिया है ना? तो अब इसको भी पढ़ो मेरे साथ, y इक्वल टू -1 वैन x इक्वल टू पाई बाय 4, y इक्वल टू -1 वैन x इक्वल टू पाई बाय 4। ये भी लिखने का एक तरीका है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अक्सर पहले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि y की वैल्यू -1 है जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है। ठीक है, तो एक नया अंदाज आप सीख रहे हैं ये लिखने का। y -1 है, जो चीज नजर आ रही है, जो वेरिएबल सामने नजर आ रहा है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड वाली है, तो y -1 हो गया, और जो छुपा हुआ है वो दूसरा वेरिएबल होगा, वो x होगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हमने y की जगह -1 पुट करना है और x की जगह पाई बाय 4 पुट करना है। ठीक है भाई? अच्छा, अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। पहले तो dx को उठाकर राइट पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू 3 cos 2x dx। सही है? अच्छा, अब दोनों साइड पर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो अलग हो चुकी हैं, x वाली अलग, y वाली अलग। तो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग
इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेना है। ये हो जाएगा इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल 3 cos 2x। लेफ्ट पर आपके पास इंटीग्रल है इंटीग्रल dy इक्वल टू 3 जो है वो अंदर है, इसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल cos 2x, cos 2x। अच्छा जी, यहां पर मैंने dx नहीं लिखा, dx लिखना भूल गया हूं, ऊपर जो था दोबारा लिख देता हूं। ठीक है भाई, इस तरह की सिचुएशन है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बेटा dy का इंटीग्रल y होता है 3, cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos डब्बे का इंटीग्रल साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और प्लस का c। ठीक है, ये है आपके पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है भाई। अच्छा अब बताइएगा जरा, अब क्या करेंगे, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे जनाब, हम लिखेंगे फॉर c पुटिंग x इक्वल टू, क्या लिखेंगे x की जगह, पाई बाय 4, पुटिंग x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। वेरी गुड वरीशा, इन इक्वेशन 1 ये इसमें पुट कर रहे हैं, y की जगह -1 आएगा, तो ये लेफ्ट पर आ गया हमारे पास -1 इक्वल टू, और 3/2 को अलग कर देते हैं, ये 3/2 हो गया, साइन 2x, x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा पाई बाय 4, x की जगह पाई बाय 4। ठीक है, फिर प्लस का c, -1 इक्वल टू 3/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस का c। ठीक है, ये -1 ऐसे ही रहा, ये 3/2 ऐसे ही रहा। साइन पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 किसके बराबर है, यस, साइन 90 बराबर है 1 के। पाई बाय 4 है, ओके ओके, पाई बाय 4 है बेटा, पाई बाय 4 है। साइन पाई बाय 4 बताएं किसके बराबर है, फ्रैक्शन में बताइएगा, साइन पाई बाय 4, नहीं नहीं ठीक है, ये सही कह रही है ना, कैंसिलेशन हो गई है बेटा, कैंसिलेशन हो गई है ऊपर यहाँ पे, तो ये पाई बाय 2 तो बचा है यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये पाई बाय 2 बचा है ना, साइन पाई बाय 2। बताएं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सही कहा है इन्होंने बिल्कुल, साइन पाई बाय 2 1 के बराबर है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऊपर कैंसिल हो गया है। चले, -1 इक्वल टू 3/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 प्लस का c, -1 ऐसे ही रहा, प्लस 3/2 इधर आके -3/2, और यहाँ पर बचा c। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, 2 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 -1 से होगा -2, और 1 -3 से होगा तो -3 इक्वल टू c। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -5/2 इक्वल टू c। c की वैल्यू आ गई -5/2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 y इक्वल टू 3/2 sin 2x, y इक्वल टू 3/2 sin 2x, और प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, -5/2, तो c की जगह आ गया -5/2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो गई।
बोले समझ में आई बात? स्टार्ट से तो नहीं दिखाना है? कि ये देखें फर्स्ट पेज, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स, y ब्रैकेट में 1 है इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है, यस बताइए। नहीं, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर y 180 नहीं है बेटा। पाई की वैल्यू 180 जब लेते हैं जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखी हुई हो, साइन कॉस टेन के साथ। लेकिन यहां पर पाई सिर्फ y की वैल्यू है, किसी एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू है तो उसको जस्ट पाई रीड करेंगे आप, ठीक है, फिर उसको 180 डिग्री कंसीडर नहीं करेंगे। y की वैल्यू पाई है और x की वैल्यू 1 है, ठीक है मुस्फेरा, समझ में आई बात? चले अब सबसे पहले तो हम dx को उधर ले जाते हैं और dy इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस रूट एक्स और dx उधर जाके से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, यस एज अ सिंबल यूज हो रहा है। दोनों साइड पर इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस रूट एक्स, x माइनस रूट एक्स और dx, ठीक है। ये इंटीग्रल dy ऐसे ही रहा। अब यहां पर देखें आप दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके लिख देंगे, इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल रूट एक्स dx। इंटीग्रल dy ऐसे ही रहा, इंटीग्रल x dx ऐसे ही रहा, माइनस इंटीग्रल, ये रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ और dx, सही है। अच्छा जनाब, अब इंटीग्रेट करने का वक्त आ गया है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रल आपको पता है क्या आता है, dy का इंटीग्रल y इक्वल टू x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रल, बताइए कितना आएगा। यस, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रल,
एक्स की पावर हाफ का मतलब है कि आप इसकी पावर में प्लस वन करेंगे। तो एक्स की पावर हाफ है, जब हाफ में वन प्लस होता है तो क्या आता है? हाफ में अगर वन प्लस करें तो 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का सी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ये 3/2 पर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस का c, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बात समझ में। अब हमें c निकालना है तो क्या करेंगे, वही फॉर c, और c के लिए जनाब x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू पाई है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। y की जगह पाई यूज करेंगे, y की जगह पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 -2/3 एक्स की पावर 3/2 यानी 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 प्लस का सी। ठीक है, पाई ऐसे ही रहेगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 है तो ये 1/2 -2/3। 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 ही कंसीडर करेंगे और लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का सी। पाई इक्वल टू, अब देखें 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 प्लस का सी। पाई इक्वल टू 3 -4 -1 के बराबर -1/6 प्लस सी। -1/6 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 1/6 इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, अब चाहे तो आप इसका एलसीएम ले रहे हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 6y प्लस 1/6 हो जाएगा, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, एलसीएम ले लिया तो इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, y की जगह आ जाएगा पाई। पाई इक्वल टू, सॉरी सॉरी, अब वैल्यूज पुट नहीं करनी, अब तो इक्वेशन लिखनी है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2/3 एक्स की पावर 3/2 -2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। सी की जगह पाई प्लस 1/c, पाई प्लस 1/c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। सही है, इसको देख लें और कोई सवाल है जहन में तो कर लें। जी बेटा। यस, इसमें देख लें आप, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो स्टार्ट से देख लें इसको। आगे
नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यानी किसी भी इक्वेशन में से dy अपॉन dx को कैसे रिमूव करना है। सही है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में यानी कल करेंगे। अभी अगर कोई सवाल है तो कर लें। मैं टेस्ट अनाउंस कर चुका हूँ आपकी क्लास में, मुझे कंफर्म कीजिएगा ज़रा। मैंने कौन सी एक्सरसाइजेस दी हैं? 6.5, 6.6, 6.7, ऐसा ही है। अच्छा, 6.6, 6.7 और 6.10 ये दिए। ओके ओके। जुनैरा, आपकी बात मुझे सही से समझ में नहीं आ रही, किस चीज़ की बात कर रही हैं आप? कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, चलें तैयारी करें आप लोग 6.6, 6.7 और 6.10 की। और उसका टेस्ट आपका अनकरीब है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट अच्छा दें और टेस्ट को ये समझ के दें कि बस ये हमारे पास समझने फाइनल मौका है, और इस चीज़ के इंतज़ार में कोई भी ना रहे कि मेरी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, बस यही है आपका सब, इसी में आपने जो है वो मैनेज करना है चीज़ों को। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लिया करें, क्लास के एंड में भी आपको मौका दिया जाता है। क्लास शुरू होते वक्त बता दिया करें कि सर लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ ट्राई की थी और मुझसे नहीं हुई, तो यकीनन आपको बता दी जाएगी। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर और मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड इट, होल्ड इट। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात बता दूं, सुनिएगा। एक सवाल आया है बहुत अच्छा, और मुझसे किसी और ने भी किया था इससे पहले। 6.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन थ्री का पार्ट वन है, उसमें ए की पावर का इंटीग्रल क्वेश्चन में नहीं है, मगर हमने पूरा इक्वेशन, पूरी इक्वेशन या पूरा क्वेश्चन लेट नहीं किया। लेकिन आगे जो है पार्ट 11, 12, 13, उसमें पूरे जो हमारा पूरी इक्वेशन है या पूरा क्वेश्चन है उसको लेट किया है। ऐसा क्यों किया हमने, ये वजह पूछिए। सवाल समझ में आ रहा है सबको? 6.7 एक्सरसाइज निकालें जरा। अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया। 6.7 एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का 1 देखें जरा, और 3 का 11 देखें जरा। खोल लिया सबने? जी, सबने ओपन कर लिया, उस पर गौर करना है आपने, मैं जो बता रहा हूं अब। यस, अलिशबा अकबर, कैन यू एक्सप्लेन? कुछ कह रही थी अलिशबा, चली गई।
बेटा इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो रीजन ये है कि पार्ट 12 में आप अगर देखें तो पार्ट 12 में हमारे पास ई है और ई के साथ साइन है, ठीक है, ई है और ई के साथ साइन है बेटा। ई को हम वी मानते हैं और साइन को हम क्या मानते हैं, साइन को भी हम यू मानते हैं, साइन को भी हम वी मानते हैं, सॉरी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसको यू मानते हैं। लेकिन यहां पर सवाल में दोनों ही वो वैल्यूज हैं जिनको वी मानना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि दोनों को ही वी मानना है हमने, लेकिन मजबूरन हमें ई को वी मानना पड़ा क्योंकि ई को हमेशा वी लेते हैं, और दूसरी वैल्यू को मजबूरन हमें यू मानना पड़ा जिसको हम हमेशा वी लेते हैं। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल आ जाए, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाए कि जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आपके पास उसको यू लेना पड़ जाए, रूल से हटना पड़ जाए, तो आप पूरे सवाल को लेट करते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, पूरे सवाल को लेट नहीं करते और आप सिंपल मेथड से उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। समझ आई बात सुनहरा? ठीक है, चले, सही है। फिर अगर अभी भी क्लियर ना हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। चले ठीक है, मैं इसको कल एक्सप्लेन करता हूँ मजीद। ओके, अभी हमारा टाइम हो गया है इंशाल्लाह। थैंक यू।